सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, देयर आर 2 पेरेंट्स, पेरेंट नंबर 1 एंड पेरेंट नंबर 2। बेसिकली यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे क्या, गैमेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, गैमेट्स का प्रोडक्शन। गैमेट्स बेसिकली क्या हो सकते हैं, या तो वो सिमिलर हो सकते हैं कि भाई दोनों तरीके के गैमेट्स एक जैसे हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, या फिर वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से ये चीज दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूं कि मेल एंड फीमेल दो इंडिविजुअल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। मेल गैमेट्स आर जनरली कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एज ओवम। दिस इज द केस ऑफ मैमल्स। जब मैमल्स के केस में ऐसा बोला जाता है कि स्पर्म्स एंड ओवम का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी सेल बनेगी, जाइगोट सेल। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हुए कि एक तो यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दूसरा यहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन है, तीसरा उन गैमेट्स का फ्यूजन है और गैमेट के फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग थी कहां पर, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब इसी चीज को यहां पर हमने पेन डाउन कर दिया है कि किस तरीके से दो इंडिविजुअल फीमेल एंड मेल गैमेट्स बनाएंगे और उन गैमेट्स का बनना बेसिकली क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब फ्यूजन होगा तो नए नए यहां पर वेरिएशंस बनेंगे और वेरिएशंस की वजह से यूनिकनेस आएगी। ये वेरिएशंस आपने इवोल्यूशन चैप्टर में अभी हम आपको पढ़ाएंगे। इवोल्यूशन चैप्टर में भी आप देखेंगे कि ये वेरिएशंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। क्लियर। इसमें एक पॉइंट जो ये है कि जाइगोट का बनना और नए इंडिविजुअल का बनना, ऑलरेडी टोल्ड टू यू, ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। वेरी गुड पॉइंट। यहां पर ऑब्वियसली जब मैंने वेरिएशन बोल ही दिया है तो इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, देयर जेनेटिक मटेरियल इज डिफरेंट, दे मे बी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट टू इन देयर फीचर्स। अब ह्यूमंस के केस में देख लीजिए कि हम कितने सारे हैं, 7 बिलियन तो हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी सबके चेहरे अलग, सबके जो है फीचर्स कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल नए नए कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नॉन आइडेंटिकल, we are not identical to our parents. We can be similar to our parents, but we are not the exact copies. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो ये देखिए कि क्या क्या स्टेजेस हैं या क्या फेजेस हैं। एनसीईआरटी ने ये आपको बताया है कि 3 फेजेस में हम इसको चीजों को डिवाइड कर सकते हैं कि लाइफ जो है किसी इंडिविजुअल की कैसी होती है। एक फेज तो होगा उसका रिप्रोडक्टिव फेज, जहां पर रिप्रोडक्शन होने की, करने की कैपेसिटी होगी। वहीं उससे एक पहले का फेज होगा और एक उसके बाद का फेज होगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज कहता है जहां ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली और अपने जैसे अपने काइंड प्रोड्यूस कर सकता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। उससे पहले का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में बेसिकली सिर्फ ग्रोथ ऑफ द बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म सिर्फ ग्रो करता है, लेकिन अभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे वो नहीं पहुंचा है। तो मैच्योरिटी अभी नहीं आई है और रिप्रोडक्टिवली सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल नहीं है। एक लास्ट फेज होता है जिसे हम कहते हैं सेनेसेंट फेज। सेनेसेंस फेज में बेसिकली क्या है कि ओल्ड एज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ओल्ड एज की बात हो रही है। यहां पर जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है इंडिविजुअल की, और यहां पर मेटाबॉलिज्म भी इंडिविजुअल का स्लो डाउन कर चुका है। अल्टीमेटली द इंडिविजुअल इज ऑन वर्ज ऑफ डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स। प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट्स के केस में आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। अब ऐसा तो है नहीं हमेशा फ्लावरिंग रहेगी, फ्लावरिंग का भी सीजन होता है। तो उस फेज को क्या बोलोगे जहां बीच में फ्लावरिंग नहीं हुई, क्योंकि फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली यहां पर अगर फ्लावरिंग हो रही है तो फ्लावरिंग का मतलब है कि वहां पर गैमेट्स बन रहे हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। आपने पढ़ाई है स्टेमन, पॉलन और फिर इधर पिस्टल के बारे में, अभी आगे भी बताऊंगा मैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फ्लावरिंग जब हो रही है तब तो रिप्रोडक्टिव फेज है, लेकिन दो फ्लावरिंग के बीच का जो एक फेज है उसे बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज जो वर्ड है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है इंटर फ्लावरिंग पीरियड के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है और स्टेजेस हैं इसकी। ऐसा नहीं है कि हर स्टेज में इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी रखता है, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो ये आपको ये 3 स्टेजेस पूछी जा सकती हैं कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म कौन सी 3 स्टेजेस से पास ऑन होता है। ये फेजेस हैं, आपको डायग्राम के थ्रू दिखाए हैं कि वेजिटेटिव फेज देखिए, यहां पर फ्लावरिंग नहीं है, फिर एक रिप्रोडक्टिव फेज में अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिख रहे हैं ऑब्वियसली, एंड देन सेनेसेंट फेज में किस तरह से प्लांट की डेथ हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन।
अब लाइफ स्पैन के बेसिस पे 3 टाइप है प्लांट्स के, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्लांट्स 3 तरीके के टाइप्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन। हो सकता है कुछ प्लांट्स एनुअल हो, एनुअल मतलब वो 1 साल के लिए जिंदा रहते हैं, बस वो अपनी लाइफ साइकिल शुरू करते हैं और 1 साल में उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है और वो फ्लावरिंग भी एक ही बार कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गए एनुअल प्लांट्स। दूसरे होते हैं बायनुअल्स। बायनुअल्स मतलब उनकी लाइफ जो होगी वो 2 साल की होगी और स्टार्ट फ्लावरिंग इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में वो फ्लावरिंग अपनी शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पर एनुअल में क्या होता है, फ्लावरिंग वो शुरू करते हैं एंड ऑफ द ईयर, तो ऑब्वियसली वो मैच्योरेटिव स्टेज में पहुंच जाएंगे और फिर फ्लावरिंग करेंगे मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे। तो ये तो आसान है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स भी होते हैं। पेरिनियल प्लांट्स के लिए हम थोड़ा सा परप्लेक्स हो जाते हैं कि वो किस तरीके से, किस कैटेगरी में कैसे रखें उनको फ्लावरिंग के बेसिस पर, क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, बैम्बू के स्पीसीज ले लो, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बैम्बू जैसे, मतलब वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार, ओनली वंस फ्लावरिंग करेंगे, सिर्फ एक बार। और वो जो करेंगे ना फ्लावरिंग, वो भी 50 सालों में एक बार, 50 से 100 साल के बाद जाकर के फ्लावरिंग होगी, सोचो। और तब वो रैपिडली एकदम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी उनकी प्लांट की। तो ऐसे को कहां रखोगे, तो पेरिनियल बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं जो सेवरल ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर एग्जांपल है वो स्ट्रोबिलैंथस का है, इसे नीलकुरिंजी कहते हैं। ये जो फ्लावर है बेसिकली 12 सालों में एक बार फ्लावर करता है, एक बार फ्लावरिंग करेगा ये 12 सालों में, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये दो एग्जांपल देख करके हम थोड़ा परप्लेक्स हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कि पेरिनियल प्लांट कैटेगरी को कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे डिफाइन करें। लेकिन इन लाइन हम एक लाइन में ये जरूर कह सकते हैं कि पेरिनियल प्लांट्स वो हैं जो बहुत ही लंबे समय तक, बहुत लंबी अपनी जो है उनकी लाइफ स्पैन होता है ना, इट लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स 2 तरीके की होती हैं। एक साइकिल होती है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। ह्यूमंस में, मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है। वहीं अगर हम डॉग्स, कैट्स, शीप इस तरीके के एनिमल्स की बात करें, उनके अंदर एस्ट्रस साइकिल होती है। इसे बेसिकली हीट पीरियड भी बोला जाता है कि जिस पीरियड में फीमेल्स मेट विद मेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मैंने बता ही दिया, मंकीज, एप्स या मैमल्स में, ह्यूमंस जो हो गए, उनमें कहीं ना कहीं 3 तरीके के फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का, दूसरा फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरा होता है सिक्रीटरी फेज। इसको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में बताते हैं कि एक एग सेल है, एग सेल पहले क्या करेगी, इट विल इंक्रीज इन साइज और यहां पर बहुत ज्यादा क्या होंगे, हार्मोन सिक्रीट होंगे और धीरे धीरे वो एग सेल जो है वो क्या करेगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी साइज में, और ग्रो करने के बाद वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाएगी जहां पर वो जो ओवम होगा वो रिलीज होगा, ठीक है। उस सेल से ओवम रिलीज होगा। तो इस तरीके की जो सेल होती है, बड़ी सी सेल होती है, ठीक है, उसमें oogenesis उस प्रोसेस को भी कहते हैं। तो ये जो ओवम रिलीज होता है ये मिड ऑफ द साइकिल रिलीज होता है एंड देन 14 डेज तक ये वेट करता है कि स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा। जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो 14, 15, 16 डे तक हो जाता है, बट लेटर ऑन स्टेजेस में देखा जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये ओवम किस काम का। इसके अलावा फीमेल्स में प्लेसेंटा में एंडोमेट्रियम की एक लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करती है कि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन प्रोसेस हुआ तो वहां पर इस बेडिंग की जरूरत होगी। बट जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ और ओवम के साथ स्पर्म का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ तो उस केस में वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ कर जाती है और 3 दिन तक, 3 से 5 दिन हम कह सकते हैं, फ्यू डेज तक फीमेल में एक ब्लड का मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। उस फ्लो के टाइम पर फीमेल डज नॉट परमिट द कॉपुलेशन एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद का जो स्टेज है वो प्रोलिफरेटिव स्टेज है, जहां ये स्टेज में जो सेल होगी वो डेवलप करेगी और अल्टीमेटली ओवम रिलीज होगा और ये साइकिल रिपीट होती चली जाती है।
इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फ्लो होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल बताए उनमें ये देखा जाता है। डन। लेकिन ऐसे ही एक एस्ट्रस साइकिल होती है, मैंने बताया था नॉन प्राइमेट जैसे काउ, शीप, रैट, डियर, ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें ये नॉन प्राइमेट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है। यहां पर किसी भी तरीके से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, ब्लड का फ्लो नहीं होता, और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो वापस से रीएब्सॉर्ब्ड हो जाती है। ये पॉइंट याद रखने का है, ये एक डिफरेंस भी है। इसके अलावा यहां पर 12 से 24 घंटे जो ऑर्गेनिज्म है वो कहां चले जाता है, एनेस्ट्रस फेज में, जहां पर वो किसी भी तरीके से एक्टिविटी अपनी शो नहीं करता रिप्रोडक्टिव स्टेज की। तो वो छोटा सा पीरियड जहां पर फीमेल रिप्रोडक्शन करती है उसे हम कहते हैं एस्ट्रस पीरियड या हीट पीरियड। ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे, हीट पीरियड बहुत ही छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है, मीटिंग होती है एंड फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो मैंने आपको फेजेस बताए यहाँ पर, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज बताया और एक एस्ट्रस साइकिल का फेज बताया, किस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये आपके जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है चलती हैं फीमेल्स में। क्लियर। नॉन प्राइमेट्स के केस में एस्ट्रस और प्राइमेट्स के केस में मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। एनसीईआरटी ने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन छोटा सा वर्ड लिख करके छोड़ दिया है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल है वो परमिट करती है कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस पीरियड। एनेस्ट्रस पीरियड में कॉपुलेशन होगी ही नहीं, और हार्मोन्स जो होते हैं वो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि ट्रांजिशन ऑफ द फेजेस कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि हीट पीरियड कब आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है कि ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो थ्रू आउट द ईयर कैपेसिटी रखते हैं रिप्रोडक्शन करने की, इन्हें हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और एक ग्रुप वो होता है जो सिर्फ सीजनल है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पर ही क्या करेगा, मीटिंग करेगा, थ्रू आउट द ईयर मीटिंग नहीं होगी। जैसे कि यहां पर कंटिन्यूअस ब्रीडर में आप ह्यूमंस को रख सकते हैं, मंकीज, मैमल्स को रख सकते हैं, कि ये जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स ये रिप्रोडक्टिव फेज शो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स और भी हैं जो फेवरेबल सीजन का वेट करते हैं, जैसे कि शीप। ये शीप का एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है, देखिए यहाँ ऑटम है और विंटर का टाइम है। ऑटम और विंटर के टाइम पर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ब्रीडिंग पीरियड है और शीप इज प्रेग्नेंट है। वहीं जैसे ही एनेस्ट्रस फेज आता है, ये फेज कौन सा है, समर्स का। ड्यूरिंग समर देर इज नो हीट पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो ये एक हाई एक्टिविटी का टाइम है, ये भी एक ब्रीडिंग का टाइम है, और ये सीजन बीच में ब्रीडिंग नहीं हो रही, तो दिस इज समर बेसिकली। ठीक है, ये समर पीरियड है। वहीं वापस से जब ऑटम विंटर सीजन आया तो यहाँ पर मीटिंग फिर से होने लगेगी। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए शीप, ये शीप का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये दो डेफिनेशन है, बस इसका ध्यान रखिएगा। एक बार कभी क्वेश्चन पूछे 1 मार्क में तो यू शुड नो द आंसर।